साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस हिंदी वॉल्यूम 9। अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। अंग्रेजी में यह 208 पेज की पांडुलिपि दूसरी प्रति है, जिसका शीर्षक है अनचेबल्स और दी चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज घेटो, अस्पृश्यता अथवा भारत की बहिष्कृत बस्तियों के प्राणी। यह पूरी पांडुलिपि स्वयं में एक स्वतंत्र पुस्तक स्वरूप है। इसके साथ एक विषय सूची मिलती है जो 4 खंडों में है। यह आगे 14 अध्यायों में विभक्त है। इन अध्यायों के क्रम में थोड़ा संशोधन करना पड़ा, जिससे उसे विषय सूची के अनुसार रखा जा सके। अध्यायों के शीर्षकों में कुछ एक संशोधनों को छोड़कर लेखक ने बाकी सारी सामग्री में कहीं कोई संशोधन नहीं किया है। संपादक। भाग 2, दलित उत्पीड़न। चैप्टर 6, अस्पृश्यता और अराजकता का भाग 9। अस्पृश्य लोग साफ सुथरे कपड़े नहीं पहन सकते, न ही वे सोने चांदी के जेवर पहन सकते हैं। अगर अस्पृश्य इस नियम का पालन नहीं करते, तब हिंदुओं को उनको सबक सिखाने में कोई संकोच नहीं होगा। अस्पृश्य इस नियम को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसका क्या नतीजा होता है, यह निम्नलिखित घटनाओं से स्पष्ट है, जो समाचार पत्रों में अक्सर प्रकाशित होती रहती हैं। 1922 तक बूंदी के बरार जिले के बलाई नामक अस्पृश्य जाति को गेहूं का आटा खाना मना था। फरवरी 1922 को जयपुर के सकतगढ़ में एक चमार स्त्री को इसलिए मारा पीटा गया कि उसने अपने पैरों में चांदी के जेवर पहन रखे थे। उसे बताया गया कि चांदी के जेवर केवल बड़ी जाति के लोग ही पहन सकते हैं और वे ही गेहूं का आटा खा सकते हैं। नीच जाति के लोग इनकी उम्मीद न करें। अब तक हम यही सोचते थे कि ये पुराने रीति रिवाज समय के साथ साथ बीत चुके हैं। साफ सुथरे कपड़े और सोने के गहने पहनने पर मध्य भारत की अस्पृश्य बलाई जाति के लोगों पर जो अत्याचार किया गया, उसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया के 4 जनवरी 1928 के अंक में निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ। मई 1927 के महीने में इंदौर जिले के कनारिया, बिछौली हप्सी, बिछौली मर्दाना और लगभग 15 अन्य गांवों के सवर्ण हिंदुओं अर्थात पाटिलों और पटवारियों सहित कलोतों, राजपूतों और ब्राह्मणों ने अपने अपने गांवों में बलाई जाति के लोगों को यह चेतावनी दी कि अगर वे लोग गांव में उनके साथ रहना चाहते हैं, तो उन्हें निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ेगा। 1. बलाई जाति के लोग जरी की किनारी वाली पगड़ी नहीं पहनेंगे। 2. वे रंगीन या फैंसी किनारीदार धोती नहीं पहनेंगे। 3. वे हिंदू की मृत्यु होने पर उसके रिश्तेदारों को खबर करने जाएंगे, चाहे वे कितने ही दूर क्यों न रहते हो। 4. वे हिंदुओं के यहाँ विवाह के अवसर पर बारात के आगे और विवाह के दौरान गाने बजाने का काम करेंगे। 5. बलाई स्त्रियां फैंसी लहंगा व कुर्ता नहीं पहनेंगी। 6. बलाई स्त्रियां हिंदू घरों में दाई वगैरह का काम करेगी। 7. बलाइयों को ये खिदमतगारी बिना उजरत करनी होगी और हिंदू खुशी से जो दे उसे उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और 8. अगर बलाई इन शर्तों को नहीं मानते हैं तो वे गांव छोड़ दें। जब बलाइयों ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, तब हिंदुओं ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी। बलाइयों का कुओं से पानी लेना बंद कर दिया गया। वे अपने जानवरों को चरा नहीं सकते थे। बलाइयों का हिंदुओं की जमीन पर से होकर गुजरना बंद कर दिया गया। अगर किसी बलाई के खेत के चारों ओर हिंदुओं के खेत थे, तो उसका अपने खेत तक जाना रोक दिया गया। हिंदुओं ने अपने जानवर बलाइयों के खेत में चरने के लिए छोड़ दिए। बलाइयों ने इंदौर दरबार में इन अत्याचारों के खिलाफ गुहार की, परंतु उन्हें समय पर मदद नहीं मिली और अत्याचार बढ़ता गया। सैकड़ों बलाइयों को अपने बाल बच्चों सहित अपने अपने गांव छोड़ने पड़े, जहां उनके पुरखे पीढ़ियों से रहते थे, और उन्हें पड़ोस की धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर नामक रियासतों के गांवों में रहने के लिए जाना पड़ा। हाल में रेवती गांव के हिंदुओं द्वारा, जो इंदौर शहर के उत्तर में सिर्फ 8 मील दूर है, बलाइयों के बारे में अन्य हिंदुओं द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर स्टाम्प लगे शर्तनामा पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, जिसे करने से बलाइयों ने इनकार कर दिया।
कहा जाता है कि उनमें से कुछ बलाइयों की हिंदुओं ने पिटाई की। एक बलाई को खंबे से बांध दिया गया और उससे कहा गया कि उसे तभी छोड़ा जाएगा जब वह समझौते पर हस्ताक्षर के लिए राजी हो जाएगा। एक अन्य घटना 21 जनवरी 1928 के आर्य गजट में छपी है। अब तक लोग यही समझते थे कि हरिजनों पर अत्याचार की घटनाएं अधिकतर मद्रास में होती हैं, लेकिन अब शिमला के महाराणा का व्यवहार सुनकर लोगों का भ्रम दूर हो गया है। अब इन घटनाओं के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। शिमला जिले में एक जाति है कोली, जिसके लोग काफी सुंदर और मेहनती होते हैं। उस इलाके के हिंदू इन्हें अस्पृश्य मानते हैं, हालांकि वे ऐसा कोई काम नहीं करते जिसके कारण उन्हें हिंदू धर्म में अस्पृश्य कहा जाए। इस जाति के लोग न केवल बलिष्ठ और सुडौल होते हैं, बल्कि वे बुद्धिमान भी होते हैं। शिमला की पहाड़ियों और उसके आसपास रहने वाले लोगों द्वारा जो भी गीत गाए जाते हैं, वे इन्हीं कोलियों के ही रचे हुए हैं। ये लोग दिन भर मेहनत करते हैं और ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन तो भी वे ब्राह्मणों के घरों के पास से होकर नहीं जा सकते। उनके बच्चे स्कूलों और पाठशालाओं में नहीं पढ़ सकते। उनकी स्त्रियां सोने के आभूषण नहीं पहन सकी। कहा जाता है कि कुछ कोली पंजाब गए और वहां उन्होंने पैसा कमाया, जिससे उन्होंने सोने की अंगूठियां और कानों की बालियां खरीदी। जब वे इन वस्तुओं को लेकर अपने अपने घर लौटे, तब उन्हें जेल भेज दिया गया और उन्हें तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक कि उन्होंने ये सारी चीजें रियासत के अधिकारियों की नजर नहीं कर दी। 23 जून 1926 के प्रताप समाचार पत्र में निम्नलिखित पत्र छपा है। स्वामी रामानंद सन्यासी लिखते हैं, 23 मार्च 1926 की शाम को मेरे पास जाटों के चंगुल से छूटकर एक चमार आया। उसने मुझे गुड़गांव जिले में फरीदाबाद के पास खेड़ी गांव में अपनी जाति के लोगों पर किए गए अत्याचार की एक बड़ी दर्द भरी घटना सुनाई। मैं 24 मार्च को सवेरे फरीदाबाद पहुंचा ताकि मैं इस मामले की छानबीन खुद कर सकूं। मैंने जो कुछ छानबीन की उससे निम्नलिखित तथ्यों का पता चला। गोरखी नाम के एक चमार की लड़की का ब्याह 5 मार्च को हुआ। इस चमार की आर्थिक स्थिति अन्य चमारों की तुलना में अच्छी थी और उसने अपने मेहमानों का स्वागत ठीक वैसे ही किया जैसे ऊंची जातियों में किया जाता है। जब उसने अपनी बेटी को विदा किया तो उसे सोने के 3 जेवर दे दिए। यह खबर जाटों में फैल गई और उनमें इस बात की खूब चर्चा रही। आखिर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि नीची जाति के आदमी ने उनकी बराबरी करने की जो कोशिश की है, उससे ऊंची जाति के लोगों की तौहीन हुई है। 20 मार्च के सवेरे तक कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन 21 तारीख को जाटों ने इस पर विचार करने के लिए एक पंचायत बुला ली। उसी दिन चमारों का एक दल, जिसमें ज्यादातर लड़के, लड़कियां और औरतें थीं, मेहनत मजदूरी करने फरीदाबाद जा रहा था। अभी वे कुछ ही दूरी पर धर्मशाला के आसपास ही पहुंचे थे कि जाटों ने हमला बोल दिया। आदमियों को बुरी तरह मारा पीटा गया और औरतों की जूतों से खबर ली गई। कुछ की कमर की हड्डी तोड़ दी गई और कुछ के हाथ पैर तोड़े गए। यही नहीं हुआ, बल्कि उनके औजार तक छीन लिए गए। उस समय उधर से एक मुसलमान गुजर रहा था। जाटों ने उसे भी पकड़ लिया और उससे कानों की सोने की बालियां तथा 28 रुपये छीन लिए। 22 मार्च को कुछ जाटों का एक दल चमारों के खेतों में घुस गया और उसने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। इसमें लगभग 1000 रुपये तक की फसल का नुकसान था। उसी समय कोरी का बेटा ननुआ खेत में काम कर रहा था। जाटों ने उसे भी मारा पीटा। इसके बाद 22 मार्च को ही जाटों का एक और दल निकल आया, जो मिट्टी के तेल में भिगोई हुई जलती मशालें लिए हुए था। उनका इरादा चमारों के घरों में आग लगाने का था, लेकिन वे लोग लौट आए। 23 मार्च की आधी रात को उस लड़की के दादा के मकान में आग लगा दी गई, जिसका विवाह 5 मार्च को हुआ था। इस समय यह मकान राख का ढेर हो चुका है। यहाँ लगभग 90 रुपये मूल्य की जूते बनाने की 6 तैयार खालें रखी हुई थी। मकान में रखे अन्य सामान के साथ ये खालें भी जल गई। अब हालत यह है कि जाटों ने कस्बे को घेर रखा है, जिससे कोई चमार बाहर न जा सके। जाटों के डर के मारे बनियों ने भी चमारों को सौदा बेचना बंद कर दिया है। 3 दिन से चमार और उनके मवेशी भूख से मर रहे हैं। अभी हाल ही में एक घटना मलाबार में हुई। इस घटना का ब्यौरा मलाबार में वहां के एमएलए श्री के कन्नन की अध्यक्षता में 5 जून को चेरुकुन में हुई प्रथम चिराकल तालुका हरिजन कॉन्फ्रेंस में पारित निम्नलिखित प्रस्ताव में मिलता है। यह कॉन्फ्रेंस हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा मलाबार की अनुसूचित जातियों पर अमानवीय दमन की बढ़ती हुई घटनाओं, विशेष रूप से पोन्नानी तालुका के नत्तिका फिरका गांव की अनुसूचित जातियों पर बेरोक टोक किए जा रहे भयंकरतम दमन की घटनाओं की ओर सरकार और जनता से तुरंत ध्यान देने का अनुरोध करती है, जहां लगभग नियमित रूप से हरिजनों का प्रतिदिन आखेट इसलिए किया जा रहा है कि वे सोने के आभूषण और साफ सुथरे कपड़े पहनने तथा छाते रखने की कोशिश करने लगे हैं। मारपीट की अनेक घटनाओं के अतिरिक्त एक हरिजन बारात को लूटा गया और बारातियों को मारा पीटा गया, आदमियों के कुर्ते वगैरह और औरतों की साड़ियां जबरदस्ती उतरवा ली गई तथा 27 मई 1945 को वदनपिल्ली में एक हरिजन विद्यार्थी को निर्दयतापूर्वक पीटा गया। यह कॉन्फ्रेंस यहाँ के प्रगतिशील थिया नवयुवकों के प्रति आभार प्रकट करती है, जिन्होंने सर्वश्री सी.एस. गोपालन, M.S.
शंकर नारायणन और पी.सी. रामकृष्ण वाडियार के प्रबुद्ध नेतृत्व में हरिजनों की सहायता करने का अपूर्व प्रयास किया। लेकिन साथ ही स्थानीय अधिकारियों, विशेष रूप से पुलिस विभाग के प्रति उनकी घोर लापरवाही के लिए गंभीर असंतोष भी व्यक्त करती है, जिसके कारण इन उत्पीड़ित हरिजनों को उनसे समय पर कोई भी सुरक्षा नहीं मिली। यह कॉन्फ्रेंस यह भी सूचित करती है कि उक्त दमन के लगभग हर मामले में पीड़ित हरिजनों को पुलिस से न तो कोई सुरक्षा ही मिली और न उससे कोई न्याय ही मिला। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें इन बेचारे हरिजनों को इन मामलों में गवाही देने के लिए आगे आने पर पुलिस द्वारा मारा पीटा तक गया। इन घटनाओं के कारण मलाबार के हरिजनों की काफी दुर्दशा है और अगर इन घटनाओं को ऐसे ही होने दिया गया तब यह बहुत बड़ा संकट हो जाएगा, जिससे उन सभी प्रगतिशील हरिजनों की जान माल को खतरा उत्पन्न हो सकता है जो मलाबार में जात पात और स्वार्थी लोगों द्वारा आर्थिक शोषण की बेड़ियों को तोड़ने में लगे हुए हैं। यह कॉन्फ्रेंस भारत सरकार, ऑनरेबल डॉ. भीमराव अंबेडकर और देश के अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों से यह हार्दिक अनुरोध करती है कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस देश में हरिजनों को लोकतंत्रात्मक देश के स्वतंत्र नागरिक की भांति रहने दिया जाए, वे किसी के भी द्वारा सताए न जाएं और जब कभी औरों के द्वारा उनका दमन हो तब प्रशासनिक तंत्र द्वारा उनको तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए।